बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो में हम एमडी कैट बायोलॉजी में एंजाइम के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एंजाइम की एक एमसीक्यूज़ वर्कशीट है। इस एमसीक्यूज़ वर्कशीट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं एंजाइम के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आरिफ एमडी कैट लेक्चर पर पहली दफ़ा आए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है आइए रीड करते हैं। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल प्रोपोर्शन कॉल्ड। जो हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो रिस्ट्रिक्ट होती है एक स्मॉल प्रोपोर्शन से, तो उस स्मॉल प्रोपोर्शन का हमें नाम बताना है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक्टिविटी को स्टॉप कर देना या डिक्रीज़ कर देना। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्टिव साइट, दूसरा है एलोस्टेरिक साइट, तीसरा है पैसिव साइट और चौथा है ऑल चॉइसेस आर करेक्ट। एक्टिव साइट आपको पता है एंजाइम की जो हमारे पास शेप होती है वो इस तरह से होती है। ये मैंने एक एंजाइम बनाया है। ये हमारे पास जो स्पेसिफिक शेप है ये हमारे पास है एक्टिव साइट, और जो इस एक्टिव साइड के अपोजिट साइड होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम की होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है इस स्मॉल प्रोपोर्शन की वजह से, जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। तो इस तरह इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, एलोस्टेरिक साइड। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारे पास। एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज़। एक ऐसा एक्टिवेटेड एंजाइम जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर से मिलके बने उसे हम क्या कहते हैं। पहले आप स्टेटमेंट को समझें। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, प्रोटीन की चेन को बोलते हैं, अमाइनो एसिड की चेन। तो इट्स मीन ये क्या है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। और कोफैक्टर हमारे पास है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को मिलाकर जो हमारे पास एंजाइम बनता है उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। ये हमारे पास होलो एंजाइम की डेफिनेशन है। एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ प्रोटीन पार्ट, ये पॉलीपेप्टाइड चेन मीन प्रोटीन पार्ट एंड कोफैक्टर मीन नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ होलो एंजाइम। तो इस तरह इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, होलो एंजाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3। कॉशलैंड इन 1959 प्रोपोज। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें 1959 में क्या चीज़ दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी। ये हमारे पास थ्योरीज़ के नाम हैं। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ऑप्शन बी में है लॉक एंड की मॉडल, सी में है इंड्यूस फिट मॉडल एंड देन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मॉडल। तो इस साइंटिस्ट ने जो हमें थ्योरी दी थी वो हमारे पास थी इंड्यूस फिट मॉडल। इन्होंने हमें 1859 में कौन सी थ्योरी दी थी, इंड्यूस फिट मॉडल, जिसमें हमें ये बताया था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ही सबस्ट्रेट आता है उनकी जो शेप होती है उसमें चेंज आ जाता है, वो फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती। देन है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4। आइए रीड करते हैं। एंजाइम आर लार्जली डैश इन देयर केमिकल नेचर। एंजाइम हमारे पास केमिकली उनकी नेचर क्या होती है, हमें उनकी नेचर बतानी है। ऑप्शन ए में है लिपिड, ऑप्शन बी में है प्रोटीनियस, ऑप्शन 3 में है, सी में है स्टीरॉयड और डी में है ऑल ऑफ दीज। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, आपने अगर देखा हो, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप वॉच कर लीजिएगा। वैसे एंजाइम की जो हमारे पास केमिकल नेचर होती है वो होती है प्रोटीनियस। तो इस तरह इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीनियस इन देयर केमिकल नेचर। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारे पास। हु प्रपोज लॉक एंड की मॉडल टू स्टडी एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। बेसिकली हमें इस एमसीक्यूज़ में ये हमें 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। उस साइंटिस्ट का नाम हमें बताना है जिन्होंने हमें लॉक एंड की मॉडल
की थ्योरी दी थी। तो जिन्होंने हमें लॉक एंड की मॉडल की थ्योरी दी थी वो हमारे पास थे फिशर। 1898 में इन्होंने हमें लॉक एंड की मॉडल की थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने हमें ये कहा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है, स्पेसिफिक इन नेचर होती है। उसमें सिर्फ वही सबस्ट्रेट जो उस एक्टिव साइड में फ़िट हो सकता है, सिर्फ वही फ़िट होगा, उसके अलावा दूसरा सबस्ट्रेट आकर फिट नहीं होगा। जैसे देखिए ये हमारे पास एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइड है, और ये हमारे पास दो सबस्ट्रेट है। देखिए यहाँ पे ये समझे स्क्वायर बना हुआ है, एक्टिव साइड की जो शेप है वो स्क्वायर की तरह है। तो हमारे पास ये दो सबस्ट्रेट हैं, एक है स्क्वायर वाला और एक है ट्राइंगल वाला। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा फिट हो सकता है, ये वाला। सो इसमें यही जाएगा, क्योंकि इसकी शेप जो है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे ही ये जाएगा तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा और ये तब अपना कैटालिटिक एक्शन परफॉर्म करेगा। ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकता, तो ये इसे अपने अंदर फिट नहीं करेगा। तो इस तरह इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन हो गया फिशर, जिन्होंने हमें लॉक एंड की मॉडल की थ्योरी प्रोवाइड की थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है, जो स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट उसमें फ़िट हो सकता है वो उसे ही फिट करेगा, उसके अलावा कोई और दूसरा सबस्ट्रेट अपने अंदर फिक्स करके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा। MCQs नंबर 7 है हमारे पास, ऑप्टिमम pH वैल्यू फॉर पेप्सिन इज़। सो हमें पेप्सिन की जो है वो pH वैल्यू बतानी है। हर एंजाइम की स्पेसिफिक pH होती है जिस पर वो एक्टिव होते हैं और अपना कैटालिटिक एक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो पेप्सिन की जो हमारे पास pH वैल्यू है वो है 1.4। इस तरह इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी 1.4। नेक्स्ट है हमारे MCQs नंबर 8 है हमारे पास, आइए रीड करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर स्टॉप एन एंजाइम फ्रॉम वर्किंग बाय। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, कैसे? ऑप्शन ए में है चेंजिंग द शेप ऑफ द एंजाइम, ऑप्शन बी है ब्लॉकिंग द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, ऑप्शन सी है मर्जिंग विद द सबस्ट्रेट इंस्टेड, ऑप्शन डी में है कंबाइनिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस MCQs के करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, अगेन मैं बता देती हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक एंजाइम है, एंजाइम में हमारे पास ये इसकी एक्टिव साइड है और ये हमारे पास एक्चुअल सबस्ट्रेट है, और ये जो दूसरा है ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्चुअली जो होता है वो सबस्ट्रेट के जैसे नज़र आने वाला एक एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है, जो अपने आप को क्या कर लेता है, एक्टिव साइड में आकर फिट कर लेता है और इस एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक इसलिए हो जाती है एक्टिव साइड क्योंकि ये कोई सबस्ट्रेट नहीं है, उसके जैसा नज़र आने वाला एक एलिमेंट है। सो एंजाइम जो है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी इस कंपाउंड पर परफॉर्म नहीं कर पाता और ये साइड ब्लॉक हो जाती है। सो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉकिंग द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 9, द एंजाइम आर सेंसिटिव टू। एंजाइम हमारे पास सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए में है चेंज इन pH, ऑप्शन बी में है बोथ A एंड B, ऑप्शन सी में है चेंजेस इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। सो एंजाइम जो हैं वो हमारे पास सेंसिटिव होते हैं pH और टेम्परेचर दोनों के लिए। सो इस तरह हमारे पास जो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोथ A एंड B। MCQs नंबर 10 है, एंजाइम बी रिक्वायर जिंक 2+ इन ऑर्डर टू कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट X टू जिंक। द जिंक इज़ बेस्ट आइडेंटिफाई एज आ। जिंक जो एंजाइम बी जो है उसको जिंक की ज़रूरत है अपने कैटालिटिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबस्ट्रेट को, ताकि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो जिंक हमारे पास किस तरह काम कर रहा है? ऑप्शन ए में है कोएंजाइम, ऑप्शन बी में है सबस्ट्रेट, ऑप्शन डी में है एक्टिवेटर एंड देन है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो जिंक 2+ है वो हमारे पास एज अ एक्टिवेटर काम कर रहा है। सो इस तरह इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्टिवेटर। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 11, द एंजाइम माइनस इट्स कोएंजाइम इज़ रेफर्ड टू एज।
एंजाइम हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर हम एंजाइम में से को एंजाइम को निकाल दें, को एंजाइम हमारे पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो हमारे पास एंजाइम क्या रह जाएगा। अगर हम को एंजाइम मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर दें एंजाइम में से, तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट बचेगा, जिसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। तो इस तरह MCQs नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एपो एंजाइम। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 12, रीड करें। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम में। लॉक एंड की मॉडल ने हमें क्या बताया था कि एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम क्या करता है। सो बेसिकली लॉक एंड की मॉडल की ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप इन ऑप्शंस में से अपना करेक्ट आंसर अच्छे से पिक कर पाएंगे। आइए रीड करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास फॉर्म अ परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कि जो हमारे पास पार्टिकुलर एंजाइम है वो क्या बनाता है, परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी में कह रहे हैं इंटरेक्ट विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी में कह रहे हैं मे बी डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम। ऑप्शन डी में कह रहे हैं रिएक्ट एट आइडेंटिकल रेट्स अंडर ऑल कंडीशंस। सो जो इन ऑप्शंस में से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। लॉक एंड की मॉडल थ्योरी में हमें बताया था कि जो पार्टिकुलर एंजाइम होता है वो इंटरेक्ट करता है विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक लॉक और की तरह होता है। जैसे एक ताला होता है तो उसकी जो अपनी चाबी होती है वही लगती है तभी वो ताला खुलता है, तो इसी तरह जो एक पार्टिकुलर एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पर ही अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा किसी और पर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सो इस तरह MCQs नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्ट विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 13। कंसीडर द रिएक्शन A प्लस बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट C&D प्लस एनर्जी। तो ये रिएक्शन हमारे पास जो है इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, इन ऑप्शंस में से हमें वो पिक करनी है। ऑप्शन ए है हमारे पास दिस रिएक्शन इज़ एक्सर्गोनिक। जी, ये रिएक्शन हमारे पास एक्सर्गोनिक है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो रही है। तो ऑप्शन बी देखते हैं। A एंड B आर रिएक्टेंट, C एंड D आर प्रोडक्ट। ये हमें पता है कि एरो से जो भी पहले हमारे पास होते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट कहलाते हैं, और एरो के बाद जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। सो इस तरह A और B हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हैं, C और D हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास एन एंजाइम कुड स्टिल स्पीड द रिएक्शन। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। जब हमारे पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ हो और हमारे पास दो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएं, तो उस MCQs में ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तीसरे के बारे में आपको ना भी पता हो तो भी उसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। तो इस तरह MCQs नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 14 है हमारे पास, आइए रीड करते हैं। एन इनहिबिटर दैट चेंजेस द ओवरऑल शेप एंड केमिस्ट्री ऑफ एन एंजाइम इज़ नॉन एज। वो हमारे पास इनहिबिटर क्या कहलाता है जो हमारे पास शेप और केमिस्ट्री में नेचर, एंजाइम की शेप और नेचर दोनों को चेंज कर दे, वो हमारे पास इनहिबिटर क्या कहलाता है, हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में है हमारे पास ऑटो स्टेरिक इनहिबिटर, ऑप्शन बी में है स्टेरिक इनहिबिटर, ऑप्शन सी में है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड ऑप्शन डी में है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो वो एंजाइम जो शेप और केमिस्ट्री चेंज करता है उसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा इनहिबिटर जो कि हमारे पास एंजाइम की शेप और केमिस्ट्री दोनों को चेंज कर दे, उस इनहिबिटर को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ऑप्शन 14 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। MCQs नंबर 15। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम आर नॉन एज। जो हमारे पास एंजाइम के नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कोएंजाइम, ऑप्शन बी में है कोफैक्टर, ऑप्शन सी में है एक्टिवेटर, ऑप्शन डी में है ऑल A, B एंड C।
तो जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट हमारे पास एंजाइम के होते हैं एक्चुअली वो ऑल ऑफ दीज हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव कंपोनेंट में हमारे पास कोएंजाइम भी आते हैं, कोफैक्टर भी आते हैं और एक्टिवेटर्स भी आते हैं। एंजाइम के जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं उसमें ये तीनों ही आते हैं। एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट में कोएंजाइम भी आते हैं, कोफैक्टर भी आते हैं और एक्टिवेटर भी आते हैं। तो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 16, एन एंजाइम इज़ जनरली नेम बाय एडिंग डैश टू द एंड ऑफ द नेम ऑफ डैश। एंजाइम का नेम हम किस तरह से रखते हैं, क्या चीज़ ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ द डैश। तो एमसीक्यूज नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम सबस्ट्रेट के नाम के एंड में ASE लगा दें तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एंजाइम का नेम। जैसे कि हम लिखते हैं लाइपेज। तो देखिए हमने सबस्ट्रेट के नाम के आखिर में एस ऐड किया तो हमारे पास ये किसका नाम बन गया, एंजाइम का नाम बन गया। तो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एज सबस्ट्रेट। एमसीक्यूज नंबर 17 है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ प्रोसेस टू अकर इज कॉल्ड। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है जो हमें किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन है। सो एमसीक्यूज नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19, एंजाइम फंक्शन एज। एंजाइम हमारे पास किस तरह से काम करते हैं, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनहिबिटर्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो एंजाइम होते हैं वो हमारे पास वर्क करते हैं एज अ ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। सो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 20, अ कैटालिस्ट इज़ अ केमिकल इन्वॉल्व बट नॉट डैश बाय अ केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट जो हैं वो हमारे पास केमिकली इन्वॉल्व तो होते हैं रिएक्शन में, लेकिन वो रिएक्शन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या ऑल ऑफ दीज। हमारे पास जो एंजाइम होते हैं या कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में केमिकली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो अपने आप अपनी शेप या अपनी नेचर को चेंज नहीं करते। सो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेंज्ड। जैसे कि देखिए ये हमारे पास है रिएक्शन A + B और ये हमने इसमें एक एंजाइम ऐड कर दिया। एंजाइम का हम नाम रख देते हैं C और प्रोडक्ट बना हमारे पास D + E। तो जब हमारे पास A + B ने रिएक्शन किया, जब हमने उसमें एंजाइम C डाला तो हमारे पास प्रोडक्ट बना D + E + C। तो ये जो C है ये हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटालिस्ट जो है वो हमें उसी तरह से मिलता है, उतनी ही अमाउंट में जितना हमने ऐड किया होता है। इसका काम होता है सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देना या स्लो डाउन कर देना, लेकिन ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता, अपनी जो नेचर है उसको चेंज नहीं करता। सो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। अ कैटालिस्ट इज़ अ केमिकल इन्वॉल्व। ये केमिकल इन्वॉल्व होता है बट नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता बाय अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 21, एंजाइम फंक्शन बाय डैश द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं ये हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास ये देखिए दो ग्राफ हैं। इन दो ग्राफ में हमने क्या किया, एक रिएक्शन हमने परफॉर्म करवाया और उसमें हमने कैटालिस्ट को ऐड किया, और दूसरा रिएक्शन सेम रिएक्शन को हम परफॉर्म करवाएंगे लेकिन उसमें कैटालिस्ट को ऐड नहीं करेंगे। तो जिस रिएक्शन में हम कैटालिस्ट ऐड करेंगे उसका पाथवे हमारे पास कम बनेगा और उसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और जिसमें हमने कैटालिस्ट को ऐड नहीं किया वो हमारे पास पाथवे बड़ा बनेगा और उसमें जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा टाइम लेंगे अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सो एंजाइम का काम क्या होता है, उस पाथवे को कम कर देना। इट्स मीन वो रिएक्शन की जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 22,
एन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन रिक्वायर अ, एक हमारे पास अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, उसमें हमें क्या चीज़ चाहिए होती है। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन मतलब जिसमें हमने कैटालिस्ट को ऐड नहीं किया। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कैटालिस्ट को ऐड नहीं करते, उसका जो पाथवे है वो हमारे पास बड़ा बनता है, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसकी इस तरह के रिएक्शन की जो होती है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो MCQs नंबर 21 का जो करेक्ट 22 का ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, हायर एक्टिवेशन एनर्जी। देन है हमारे पास MCQs नंबर 23, इट सजेस्ट दैट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। इसमें हमारे पास जो की वर्ड है वो क्या है, एंजाइम की जो शेप है वो अल्टर हो रही है। अल्टर मीन होता है चेंज, एंजाइम अल्टर मतलब एंजाइम चेंज कर रहा है सबस्ट्रेट की शेप को। इसका क्या मतलब है कि एक्टिव साइड क्या है हमारे पास, एक्टिव साइड हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल की वर्ड कौन सी थ्योरी में हमारे पास यूज़ हुआ था, इंड्यूस फिट मॉडल में। सो इस तरह 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंड्यूस फिट मॉडल में हमें कॉशलैंड ने बताया था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो चेंज हो जाती है जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आकर उसमें फिट होता है। सो आज की वीडियो में हमने एंजाइम की MCQs वर्कशीट को सॉल्व किया। उम्मीद है आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी एंजाइम के रिलेटेड वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।